Now we will discuss about the disease and the conditions of skeletal system. First one is arthritis. So arthritis को हम दो तरीके से जानते हैं. First one is the rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Rheumatoid जो कि joints में inflammation के कारण जनरेट होता है और मोस्टली अफेक्ट करता है बॉडी के जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं उन सभी को. लाइक रिस्ट, हैंड, एल्बो, शोल्डर और नीज एंड द एंकल, जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में दैट आर इमूवेबल, मूवेबल और फ्रीली मूवेबल, ये हर तरह के जॉइंट को अफेक्ट करता है अर्थराइटिस. इसमें मेनली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स में इंजरी के कारण. एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन बोन्स. जब कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी जनरेट होती है बोन्स में, उसके कारण जो जॉइंट्स में स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में मोस्टली जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है. बिकॉज उसकी डेफिशिएंसी के कारण जो ग्रिसीनेस है वो रिड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण बोन्स डिके होने लगती है. दैट्स वाई ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है. लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जो डिफॉर्मिटीज जनरेट होती है इन द बोन्स और द जॉइंट्स, अगर इनिशियल स्टेज की हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में बॉटोनी डिफॉर्मिटी जनरेट होती है थम्स में. मीन्स जो थंब है, थंब बोन, वो बहुत ही अंदर की तरफ मूव करने लगती है, टिल्ट हो जाती है. देन अल्नर डेविएशन ऑफ द मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट. मेटाकार्पल और फेरेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है वो अल्नर डेविएशन जनरेट करता है. जैसे रेडियो अल्ना होती है बिल्कुल वैसे ही ये आपस में फिक्स हो जाती हैं, ठीक, और अंदर की तरफ मूव करने लगती हैं. एंड स्वान नाइक डिफॉर्मिटीज ऑफ द फिंगर, जैसे सारस की गर्दन होती है बिल्कुल वैसे ही जो फिंगर के टिप्स हैं वो फोल्ड होने लगते हैं, ठीक. जो बोन्स हैं वो रिजिड हो जाती है, जॉइंट्स बहुत रिजिड हो जाते हैं और मूवमेंट नहीं हो पाता है उनमें, ठीक, जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर में देख रहे हो. देन नेक्स्ट वन इज बर्साइटिस. बर्साइटिस इज द कंडीशन ऑन इन्फ्लेमेशन ऑफ द बुर्सा सैक्स. जो बुर्सा सैक प्रेजेंट होता है जिसमें कि आपका साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण इट बिकम इन्फ्लेम्ड फ्रॉम टू इंजुरी और इन्फेक्शन. किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण या एक्सटर्नल इंजुरी, दोनों रीजंस हो सकते हैं. दैट इज़ अ लोकलाइज्ड पेन और स्वेलिंग. बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है इन केस ऑफ बर्साइटिस. जैसा कि आप ये डायग्राम्स में देख सकते हो कि जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और रेडनेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक. बिकॉज जो बर्सा सैक होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन या इंजुरी के कारण जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है. नेक्स्ट वन इज टेंडोनाइटिस. मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑन टेंडॉन. टेंडॉन्स में इन्फ्लेमेशन के कारण जो मूवमेंट है वो बहुत ही पेनफुल होगा जॉइंट्स का. एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंडोनाइटिस इज ओवर यूज. बहुत ज़्यादा जॉइंट्स का मूवमेंट होने के कारण टेंडॉन्स में स्वेलिंग जनरेट होती है. कि मोस्टली जो रनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. रनर्स हैं या फिर क्रिकेटर्स जिनमें एल्बोज और जो नीज है उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें जनरेट होता है. लाइक जैसे देख रहे हो शोल्डर एम्पायरमेंट, जिसमें जो शोल्डर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है. एंड जो एचिलीज टेंडॉन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है. फीमेल्स की अगर हम बात करें तो जो हाई हील्स पहनती हैं उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. और मोस्टली जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत कॉमन होती है उनमें.
बिकॉज जॉइंट्स का मूवमेंट उनके केस में बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, दैट्स वाई। देन कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के केस में स्वेलिंग जनरेट होती है और चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ टिश्यू विद इन द कार्पल टनल स्क्वीज दैट इरिटेट्स द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है या सप्लाई करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है, इरिटेशन प्रोड्यूस होती है नर्व्स में, जिसके कारण प्रॉपरली ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है बोन्स को। इट कॉजेज द टिंगलिंग मीन्स झंझनाहट प्रोड्यूस होना, नमनेस मीन्स सुन्न हो जाना ऑफ द थंब, इंडेक्स फिंगर और द मिडिल फिंगर। अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड द कार्पल टनल सिंड्रोम। जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो फिंगर्स हैं उनका रिस्पॉन्स उतना प्रॉपर नहीं आ पाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है। जो मीडियन नर्व है दैट इज जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, एंड दैट आर द कार्पल लिगामेंट्स। ये कार्पल लिगामेंट्स होते हैं जिनके थ्रू या जिसके कारण जो हम डिसीज़ है उसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये फ्लैक्सर टेंडॉन्स हैं जो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, मीन्स जो पॉज होते हैं उनको बंद होना और ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड मीडियन नर्व जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स द पोरस बोन और होलो बोन। जब हड्डियाँ खोखली होने लगे, उनमें होल्स जनरेट होने लगे, दैट इज द कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स हैव द लॉस मिनरल्स की डेफिशिएंसी जनरेट होती है, स्पेशली कैल्शियम की, मैकिंग देम द वीक, ब्रिटल एंड ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। इतनी ज़्यादा बोन्स वीक हो जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होती हैं और फ्रैक्चर के पॉसिबिलिटीज़ उनमें ज़्यादा होने लगती हैं। द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर द फ्रैक्चर अकर आर द बैक, हिप्स एंड रिस्ट। जो सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में फ्रैक्चर की प्रोबेबिलिटी होती है वो बैक पार्ट में, मीन्स स्पाइन इंजरी, हिप्स और रिस्ट। दीज आर द मेजर पार्ट्स। नॉर्मल बोन मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और ऑस्टियोपोरोसिस के केस में बहुत ज़्यादा पोरस या होल्स जनरेट होने लगते हैं। लाइक जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉर्मल बोन। नॉर्मल बोन में जैसे बहुत ज़्यादा जो बोन सेल्स हैं वो पास पास प्रेजेंट होती हैं और स्पेस उतना ऑक्यूपाइड नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन के केस में ये बहुत ज़्यादा होलो होती हैं, मीन्स इसमें मैट्रिक्स की डेफिशिएंसी होने लगती है और जो हड्डियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्वाइलोसिस। स्क्वाइलोसिस इज द एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। जब स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल जनरेट हो या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो, ये बॉयज़ के कंपैरिजन में स्क्वाइलोसिस जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और सीवियर भी होता है। जिसे हम सिंपली हिंदी में कहते हैं कुबड़ का निकल जाना या बहुत ज़्यादा पीठ का झुक जाना। ठीक है, ये गर्ल्स में बहुत कॉमन होता है क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को आपने देखा होगा तो वो शोल्डर्स को नीचे की तरफ झुका के खड़ी होती है, कभी भी वो स्ट्रेट खड़ी नहीं होती हैं। दैट्स वाई जो स्पाइन है वो बैंड होने लगती है। नेक्स्ट वन इज काइफोसिस। काइफोसिस के केस में जब स्पाइन में हम्प स्ट्रक्चर जनरेट हो, हम्प मीन्स जैसे आपने देखा होगा गाय को या बफेलो को तो उनकी पीठ में कुबड़ निकली होती है, एक हम्प टाइप स्ट्रक्चर उठा हुआ सा। सेम वैसे ही जब ह्यूमन स्पाइन में हम्प जनरेट हो या एक उभार जनरेट हो, दैट इज कॉल्ड द काइफोसिस।
जनरली ये काइफोसिस का प्रॉब्लम जनरेट होता है ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम और द डीजनरेटिव डिसीज, जब प्रॉपरली डेवलपमेंट ना हो स्पाइन का या कोई डिफॉर्मिटी जनरेट हो रही है। नेक्स्ट वन इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के केस में द कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रा इन द लोअर बैक एरिया गिविंग अ स्वैबैक अपीयरेंस। लाइक जैसा आप देख रहे हो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ जाना, ये मोस्टली गर्ल्स में हाई हील्स पहनने के कारण जनरेट होता है, या हिप पार्ट का बाहर की तरफ मूव होना और स्पाइन का अंदर की तरफ झुक जाना, दैट इज कॉल्ड द लॉर्डोसिस। नेक्स्ट वन इज रिकेट्स। रिकेट्स के केस में सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन द चिल्ड्रंस में या छोटे बच्चे जिन्हें हम कहते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जब बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, ठीक, तो उसे हम कहते हैं रिकेट्स, जो कि एक्सट्रीमली विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण प्रोड्यूस होता है। छोटे बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनमें प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होता है, जॉइंट्स ग्रोथ नहीं हो पाती है। स्पेशली अगर आप लिम्स की बात करें तो लोअर लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ गाउट। गाउट ड्यू टू द एक्सेसिव यूरिक एसिड डिपोजिशन ऑन द जॉइंट्स, जब किडनी के थ्रू यूरिक एसिड का एलिमिनेशन ना हो, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। सो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड जब ब्लड में प्रेजेंट होता है और किडनी के थ्रू उसका फिल्ट्रेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, वो बार बार रीअब्जॉर्ब होता है, तो ब्लड में तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा। सो उसको जो स्पेस नहीं मिलता है कहीं भी, इसलिए वो घूमता फिरता ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो जॉइंट्स में आके डिपॉजिट होने लगता है। ठीक, जॉइंट्स में जब ये डिपॉजिट होता है तो ये क्रिस्टल जो होते हैं यूरेट के, उनका फॉर्मेशन करता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट होता है जॉइंट्स में, जिसे हम कहते हैं टॉफ़ी, जो कि बहुत ही नोड्यूलस स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से। ये क्रिस्टल्स जो प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स में कॉजेज द रिकरिंग अटैक्स ऑफ द जॉइंट इन्फ्लेमेशन, मीन्स बार बार इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं ये जॉइंट्स में, जिसके कारण अर्थराइटिस भी प्रोड्यूस होता है। एंड क्रॉनिक गाउट के केस में जो जॉइंट्स हैं उनमें टोटली डिस्ट्रक्शन जनरेट होता है, मीन्स पूरी तरह से जॉइंट्स ख़त्म होने लगते हैं, बिकॉज के जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं ये जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। देन किडनी के डिसफंक्शन के कारण मोस्टली डिसीज़ होती है, दैट्स वाई जो किडनी फंक्शन है पूरी तरह से रिड्यूस हो जाते हैं जब क्रॉनिक गाउट जनरेट होता है। एंड जब सारे जॉइंट्स फिलअप हो जाते हैं देन फिर यूरिक एसिड कहाँ जाएगा, तो वो किडनी में स्टोन के फॉर्म में स्टोर होने लगता है, वो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करता है। जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये बोन्स में इरोजन जनरेट करता है, मीन्स बोन को डिके करने लगता है। यूरेट क्रिस्टल्स जो कि होते हैं जिन्हें हम टॉफ़ी कहते हैं, सो टॉफस के फॉर्म में या टॉफ़ी स्ट्रक्चर जिन्हें हम कह रहे हैं, नोडुलस स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है। एंड द साइनोवियम जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ एक्रोमेगाली. Acromegaly is occur when the body produces too much of the growth hormone. जब छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली. एंड अडल्ट के केस में जब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म. एक्रोमेगाली के केस में जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में. एंड एक्सेसिव ग्रोथ कैन कॉजेज सीरियस डिसीज़ और द प्रीमेच्योर डेथ. लाइक जैसे आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इसमें जो फिंगर्स हैं ये नॉर्मल फिंगर से बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की इसकी बोन्स होती हैं. लाइक अगर स्कल की भी बात करें तो स्कल में जो जॉ वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है. एंड जो हेड पार्ट भी देख रहे हो तो नॉर्मल नहीं लग रहा है ये. दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्रोमेगाली. सो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो जाइजेंटिज्म होता है, जाइजेंटिज्म के केस में पेशेंट कितना बड़ा हो सकता है या कितना लंबा हो सकता है. लाइक गुलिवर
के बारे में जो हमने बुक्स में पढ़ा था बचपन में, लाइक उसी को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। और छोटे बच्चों में अगर सेम कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कॉल्ड द एक्रोमेगाली। नेक्स्ट वन इज द स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा इज अ बर्थ डिफेक्ट that involve the incomplete development of the spinal cord or its covering। जब छोटे बच्चे में प्रॉपरली स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट ना हो या स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है, जब उसकी कवरिंग का प्रॉपरली डेवलपमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड द स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा इज लिटरली मीन्स द स्प्लिट और ओपन स्पाइन। जब या तो कुछ सेगमेंट रह जाए या छूट जाए या ओपन रह जाए, दैट इज कॉल्ड द स्पाइना बिफिडा। द कंडीशन यूजुअली इज डिटेक्टेड बिफोर अ बेबी इज बॉर्न और द एम्ब्रियोनिक फीटस डेवलपमेंट कंडीशन एंड ट्रीटेड द राइट अवे। अगर इसे बर्थ के पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। लाइक जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक हम्प जैसा स्ट्रक्चर यहाँ जनरेट होता है और उसका रीज़न ये होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये प्रॉपरली जो है आपके वर्टिब्रा से कवर्ड नहीं हो पाई। कुछ सेगमेंट, इसका इतना सेगमेंट जो उभरा हुआ है दैट इज स्प्लिट फ्रॉम द प्रोटेक्ट। ठीक, वर्टिब्रा से बाहर की तरफ रह जाता है कुछ पोर्शन, या हम कह सकते हैं सिंपली जिसको वर्टिब्रा कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये कहलाती है कंडीशन दैट इज स्पाइना बिफिडा। Next one is talipus equinovarus clubfoot। It is a deformity of whole foot, पूरे पैर का डिफेक्ट that is present at the birth। बर्थ के समय पे अगर पूरे पैर में कोई डिफॉर्मिटी रह जाती है जिसे हम कहते हैं क्लब फूट या टालिपस इक्विनोवर्स। द चाइल्ड इज बोर्न विथ अ फूट पॉइंटिंग डाउन एंड ट्विस्टेड इनवर्ट एट द एंगल्स। जब पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए जनरेट हों, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लब फूट। जो एंकल से बोन है ये अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करती है या झुक जाती है। ठीक, दिस इज द क्लब फूट डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द सार्कोमा। सार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा जिसे हम कहते हैं, और सिंपली जिसे हम कह सकते हैं बोन कैंसर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है चिल्ड्रंस में एंड एडोलेसेंस में, या ग्रोइंग एज किड्स जो होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। लाइक दैट इज ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। Next one is a myeloma. Myeloma is again example of cancer. It is in which the abnormal cell is collected in the bone marrow and form a tumor। जब या सिंपली जिसे हम बोन मैरो ट्यूमर कह सकते हैं माइलोमा को, या ब्लड कैंसर भी कहते हैं इसे, क्योंकि जो कैंसर ट्यूमर जनरेट होता है दैट इज इन द बोन मैरो। नेक्स्ट वन इज़ अ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के केस में ये बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर्स का ग्रोथ होता है। ठीक, लाइक जैसे यहाँ जो स्ट्रक्चर एक दिया गया है दैट इज़ द वर्टिब्रा, जहाँ आरबीसीज की ओवर ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दिस स्ट्रक्चर जिसमें जो बहुत सारे सेगमेंट्स में हमें क्लॉटेड ब्लड दिख रहा है दैट इज ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स। Next one is a leukemia. Leukemia is again cancer of blood cells which is a start from the bone marrow, जहाँ पे blood cells का formation होता है। ठीक, the bone marrow start to make a lot of abnormal white blood cells that is called the leukemia। माइलोमा जब RBCs की ओवरग्रोथ हो एंड ल्यूकेमिया जब WBCs की ओवरग्रोथ हो। ल्यूकेमिया सेल्स बिकॉज जो ल्यूक वर्ड होता है ये वाइट के लिए, या इसका ग्रीक मीनिंग होता है दैट इज़ अ वाइट कलर। ठीक, सो ल्यूकेमिया सेल्स डू नॉट द वर्क ऑफ नॉर्मल WBCs एंड दे डू नॉट स्टॉप द ग्रोइंग व्हेन दे शुड। इनका जो मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है ये
बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स सेल्स मल्टीप्लाई रिकरेंटली होती ही रहती हैं और ओवर ग्रोथ या ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। एंड जो नॉर्मल इसके फंक्शनिंग्स होते हैं WBCs के, लाइक प्रोटेक्शन या फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये इनमें से किसी तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं। जैसा इस स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा है, जैसे अगर हम नॉर्मल बोन मैरो की बात कर रहे हैं तो कॉम्पैक्टेड सेल्स है और स्मूथली दे आर प्रेजेंट। एंड अगर ल्यूकेमिया की बात कर रहे हैं तो ल्यूकेमिया के केस में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन जनरेट होता है इन द सेल्स ऑफ बोन मैरो। मीन्स यहाँ आप देख रहे हो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है या बहुत सारी सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एबनॉर्मल, जहाँ बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दैट इज द नॉर्मल। ठीक। एंड दिस इज द ब्लड वेसल, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड का, और ब्लड के थ्रू ये सारी सेल्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। अगर हम बात करें तो दैट इज़ द आर्टरी। ये आर्टरीज हैं जिसके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एंड दिस आर द एग्रीगेटेड WBCs जिनका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न चल रहा है। दिस आर द प्लेटलेट्स एंड द RBCs। ठीक। दिस इज द पेशेंट ऑफ ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन इज द बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी जनरली की जाती है इन केस ऑफ बोन कैंसर। ठीक। सो जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है दैट इज़ द वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की जो बोन्स होती हैं वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वहाँ के बोन मैरो से सैंपल लिया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी स्टेज में जो कैंसर है वो जनरेट हो रहा है। ठीक। आइदर ल्यूकेमिया और द माइलोनोमा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।